ठीक है बेटा। ओके जी, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुख्तसर हमने इसको कल क्लास में किया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस होगा आप साथ साथ से पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि ये आपके पास सारी एप्लीकेशन होंगी सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपके दो मेथड अगर बहुत अच्छे हैं तो फिर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक बेटा अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट यानी यूसी मेथड, और दूसरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अगर तो किसी ने वो मेथड अभी तक नहीं किए तो वो अपने लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, और दो लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपने देखने हैं। एक मैंने आपको बताया कौन सा जी, एक मैं आपको बता रहा हूँ यूसी मेथड, आप घर जाके रिवाइज कर लें, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, राइट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो बेटा ये दो बड़े ही इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये दो आपको अगर आएंगे तो आप इसकी अगली एप्लीकेशन जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम की है वो भी आप इजीली कर सकेंगे। तो ये ज़रूर तैयार करें, यूसी मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मैं सेकंड ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपने पहले सेपरेबल, होमोजीनियस से बाकी मेथड पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके जी, अच्छा, अब इसके अंदर बेटा हमने बस मेन चीज़ें करनी है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये सर्किट्स कैसे बन रहे हैं, क्या होता है सीरीज पैरेलल, हमें उससे भी कंसर्न नहीं होगा। सो मैं क्विकली यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक डेफिनेशन इसमें बेटा होता है ईएमएफ, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट्स ड्यू टू अ बैटरी, ये बैटरी की वजह से प्रोड्यूस होती है। ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है फ्लो होते हैं तो वो हमेशा उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। आपने ये बेसिक डेफिनेशन फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है और मैकेनिक्स में भी पढ़ी होगी कि जब भी फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं तो चार्जेस के फ्लो की वजह से हमेशा करंट प्रोड्यूस होता है, और यही डेफिनेशन होती है करंट की। तो बेटा करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम वो एक्चुअली करंट होता है। तो आपने ये एक फार्मूला याद रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई ऑफ टी। आई का मतलब है करंट, टी का मतलब है किसी टाइम पर, यानी किसी भी टाइम टी पर जो करंट की फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। यानी डी बाई डी टी क्या है, डी बाई डी टी बच्चों रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज, क्यू का। क्यू क्या है, आपके पास चार्जेस हैं, तो चार्जेस का जो रेट ऑफ चेंज है वो एक्चुअल में आपका करंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने कहीं भी इस फार्मूले को हम यूज़ कर लिया करेंगे। सेकंड चीज़ बच्चों, आपने सिर्फ एक ही फार्मूला, इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपने एक ही फार्मूला इसमें याद करना है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस किया करेंगे। तो हमारा इसमें होता है बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। एक डिटेल है लंबी इसकी बैक पर, लेकिन आप जस्ट फार्मूला पे रहें कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, द करंट एंड चार्ज इन अ सिंपल आरएलसी सर्किट सेटिस्फाइड द बेसिक इक्वेशन। यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हेल्प से और करंट के फार्मूलाज की हेल्प से ये एक फार्मूला बनता है जो आपके जहन में होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है, कैपिटल एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर इंटू आई प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ टी। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटर यही है आप इस फार्मूले की जगह ये सेकंड लास्ट वाला फार्मूला भी तैयार बच्चों कर सकते हैं। अच्छा, ये सेकंड लास्ट वाला कैसे बना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास आई की जो वैल्यू होती है वह डी क्यू अपॉन डी टी होती है। अब यहाँ पर ये जो डी आई अपॉन डी टी लिखा हुआ है बच्चों, तो इसको मैं री राइट कर सकता हूँ डी अपॉन डी टी, ठीक है जी। और ये अंदर आई आ रहा है, आई की अपनी वैल्यू क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो आपके पास डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में ये सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, यानी डी क्यू अपॉन डी टी का एक और डेरिवेटिव। तो मैथमेटिकली जब आप इसको लिखेंगे तो बच्चों आप इसको लिखेंगे डी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय डी टी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है ये जो करंट का चेंज है ये एक्चुअल में डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये जो डी आई अपॉन डी टी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन
डी टी स्केयर, ये देख लें यहाँ पर, ये हम कर रहे हैं। और जो आर है वो सेम लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, आई की वैल्यू आपको पता है ऊपर लिखी हुई है डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये बन गया आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ टी। तो ये वो आपकी वाहिद इक्वेशन है जो बच्चों आपने सबसे पहले तो है वो तैयार करनी है। आपने इसको याद कर लेना है कि ये इक्वेशन आपके पास RLC सीरीज़ के अंदर सेकेंड ऑर्डर में हम ये वाली इक्वेशन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अभी जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, सारी टर्म्स के बारे में, कि इसमें जो कैपिटल L है बच्चों वो इंडक्टेंस को शो करता है, इसकी यूनिट हेनरीज है। ये कैपिटल L आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंडक्टेंस है। अच्छा, उसके बाद आपको ये कैपिटल R नज़र आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस को शो करता है जिसकी यूनिट ओहम्स होती हैं। उसके बाद आप इसमें टर्म देखेंगे ई आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इसको वोल्टेज भी कहते हैं, और ये यूनिट्स, इसके जो यूनिट्स है यानी इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, राइट। उसके बाद आपको इसके अंदर यहाँ पर ये C नज़र आ रहा होगा, C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस, फैराड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। Q आपका चार्ज है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी है जो भी आप कहेंगे, और इसकी जो यूनिट है वो कूलम्स होती हैं, ठीक है जी। और I आपका करंट होता है जिसकी यूनिट एम्पेयर होती हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं। तो इसका मतलब है जब हमने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट RLC सीरीज सेकेंड ऑर्डर, तो बस आपकी स्टार्टिंग बच्चों यहाँ से होगी। ये फार्मूला आप अपनी कॉपीज़ पे या अपने रजिस्टर पे साइड पर नोट डाउन कर लें, क्योंकि बार बार हमने इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना होगा, ठीक है। L इंटू डी स्केयर क्यू ओवर डी टी स्केयर प्लस R टाइम डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ टी। चलें हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैं सारा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके जी, find the charge Q of t on the capacitor in an RLC circuit when L is equal to 1 H। आपको इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस आपको 4 ओहम गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/3F गिवन है, और जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है E of t वो 0 कर दिया गया है। याद रखिएगा जब भी E of t 0 होगा तो आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस E of t को 0 किया जा रहा है। और बाकी आपको कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई हैं, Q of 0 इज इक्वल टू 1, I of 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपने फार्मूला से। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने अपना फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारा है L टाइम, इट्स एक्चुअली डी स्केयर क्यू बाय डी टी स्केयर प्लस कैपिटल R, और यहाँ पर बच्चों होगा डी क्यू अपॉन इट्स डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/c इंटू क्यू is equal to E of t, I mean electromotive force. So you always start with this formula, right? अब बेटा जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आप सारी की सारी यहाँ पर क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। अब देखें L की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ। उसके बाद आपके पास है जी डी स्केयर क्यू ओवर डी टी स्केयर प्लस R की वैल्यू आपके पास 4 है, डैट इज़ डी क्यू अपॉन डी टी, और C की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1/3 है। ये थोड़ा सा ध्यान से लिखना है आपने, 1 ओवर, और ये जो पूरा का पूरा C है इसकी वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा इंटू Q, और आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को बच्चों रीराइट कर लेते हैं। सो वी गेट डी स्केयर क्यू बाय डी टी स्केयर प्लस 4 टाइम आपके पास बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, और बच्चों ये आपके पास ऊपर आके 3 हो जाएगा, 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये सेकेंड ऑर्डर की एक बेटा इक्वेशन नज़र आ गई है जिसकी राइट हैंड साइड 0 है, होमोजीनियस है। अब मैंने आपको क्या कहा था इस टॉपिक को करने के लिए आपका यूसी मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। अब आपने क्योंकि सीखा हुआ है इसकी हम एक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले जो है वो हम बना रहे होते हैं, और एक्सिलरी इक्वेशंस कैसे बनती है आपके पास ये आपको पता है। इसके राइट हैंड साइड को 0 रखते हैं, ऑलरेडी ये 0 है, तो आपके पास इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन होगी वो कैसे बनेगी बच्चों। रिमेंबर हमने सीखा हुआ है, इसको आप समझ लें आपका लेट से m स्क्वायर हो गया प्लस 4 टाइम m और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट।
अब आप क्या करेंगे, इट्स अप टू यू, यू कैन यूज़ एनी वन। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी मेथड आपको इसमें सूट करता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता कि आप ये शो करें कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एनी मेथड यू कैन यूज़। ठीक है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव टू वैल्यूज़, एक आपके पास बच्चों आएगी -1 और एक आपके पास आएगी -3। एक गलती है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉर्मली करते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बात याद रखें। अब आपने क्योंकि इसका सोल्यूशन लिखना है, y ऑफ c लिखना है आपने इसका, ठीक है ना। अब ये y ऑफ c नहीं है, ये स्टूडेंट से रटा लगाया हुआ होता है। तो एक बात याद रखो कि जब आप अपना क्वेश्चन आपका dy/dx में होता था बच्चों, तो यहाँ पर कुछ बातें आपके जहन में होनी चाहिए। जो y होता था ना आपका, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो x होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी जो भी आपका बॉटम में होगा वो इंडिपेंडेंट ही होगा और जो टॉप पर होगा वो डिपेंडेंट होगा। जब आपके पास इस तरह का कोई आप डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे होते हैं, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे d2 लिखा हुआ है, d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं चले, तो इसका सोल्यूशन बच्चों ऐसे लिखा जाता है, आप कहते हैं कि y ऑफ x। ठीक है जी, क्योंकि आप सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा, और यानी y किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप गौर करें तो y डिपेंड ऑन x, तो बच्चों इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे y डिपेंड ऑन x, यानी ब्रैकेट में आपके पास हमेशा क्या चीज़ आती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। दूसरी चीज़, जब आप, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ जब आपके पास डिस्टिंक्ट रूट आते थे तो उसको लिखने का एक तरीका होता था। अब देखें, अगर मुझे इसका सोल्यूशन लिखना है बच्चों, तो यहाँ पर एक्चुअल में मेरा जो q है वो डिपेंडेंट है और t मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब आपने इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, अब इसका सोल्यूशन y ऑफ x नहीं लिखना बच्चों, इसका सोल्यूशन लिख लेंगे q ऑफ t, क्योंकि q किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो ये बात याद रखें, जिस तरह की इक्वेशन होती है, जिस तरह के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, सोल्यूशन भी आपने उसी तरह लिखने होते हैं। तो यहाँ जो सोल्यूशन आएगा वो y ऑफ t या y ऑफ x नहीं आएगा, वो q ऑफ t आएगा। ठीक है जी। अब डिस्टिंक्ट रूट का फार्मूला बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, एक कांस्टेंट e⁻m1 t। अब यहाँ पर स्टूडेंट x लिखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट t है तो इसलिए बच्चों यहाँ पर t ही आएगा, जो इंडिपेंडेंट होता है उसी को हम लिखते हैं, प्लस अनदर कांस्टेंट c2 e⁻m2 इंटू t, राइट। ये आपने तरीके ऑलरेडी पहले सीखे हुए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो क्या बनेगा, वो हम लिख सकते हैं, इट्स एक्चुअली q ऑफ t इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट m1 की वैल्यू बच्चों -1t प्लस अनदर कांस्टेंट e⁻−3t। लेट्स से हम कह देते हैं बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये ऑलरेडी आपने पहले सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात को समझाना होगा आपको बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप नहीं हुआ क्योंकि आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं बच्चों, q ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड i ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास जो कंडीशंस हैं वो क्या दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों आपको जो दी हुई है वो दी हुई है कि q ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, आई थिंक 1 है, सॉरी, q ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस कंडीशन को कैसे यूज़ करना है। अब बेटा सिंपल तरीका ये होता है कि आपकी जो कंडीशन है यहाँ पर गौर करें, अभी जो हमने q ऑफ t लिखा हुआ है, तो आप गौर करें ये q आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इस ब्रैकेट में जो भी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी ब्रैकेट में t की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है ये जो 0 आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये t की वैल्यू है एक्चुअल में। तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे t को इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। सो ज़रा सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, इट्स एक्चुअली q ऑफ 0 इज c1 e⁻, ये इस t की जगह भी 0 लगाएंगे तो एवरीथिंग इज 0, प्लस c2 e⁻ भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब q ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो तो 1 के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है जी, c1 समथिंग पावर 0 1 हो जाती है, वो ख़त्म हो गया, प्लस
C2। लेट्स से ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमारी जो है वो इस कंडीशन का फ़ायदा क्या हुआ, इस कंडीशन की हेल्प से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, ये बच्चों बात समझने वाली है। सेकंड कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन दी हुई है आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जरा समझो बात बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आई ऑफ 0 वाली तो कोई भी इक्वेशन यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात याद करवाता हूँ, हमने एक बात अभी पीछे बैक पे पढ़ी थी कि एक डेफिनेशन होती है आई ऑफ टी की बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है डी क्यू अपॉन डी टी। प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि करंट क्या होता है, वो एक्चुअली में डेरिवेटिव होता है किसका, चार्ज का, डी क्यू अपॉन डी टी। अब बच्चों मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी ये जो आई ऑफ टी है, मैं डी क्यू की जगह अगर सिंपली इसको लिख लूँ क्यू प्राइम ऑफ टी, ठीक है ना, ये भी तो डेरिवेटिव है, डी क्यू अपॉन डी टी लिखें या क्यू प्राइम ऑफ टी लिखें। अब बेटा मैं इस कंडीशन को यूटिलाइज करने जा रहा हूँ एक्चुअल में। अब देखो मुझे चाहिए आई ऑफ 0, तो मैं क्या करता हूँ, इस टी की जगह 0 लगा देता हूँ। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू क्यू प्राइम ऑफ 0, राइट। अब आप देखें कंडीशन कैसे चेंज हो रही है। तो एक्चुअल में कंडीशन आई ऑफ 0 थी, मगर इस फार्मूले की वजह से ये कंडीशन लास्ट में ये बन गई है। सो दैट्स मीन जो आई ऑफ 0 था उसका आंसर कितना था, 0, तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू क्यू प्राइम ऑफ 0, राइट जी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दिस इम्प्लाइज ये जो आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, ये एक्चुअल में चेंज होके क्या बन गई, ये बच्चों बन गई क्यू प्राइम 0 इज इक्वल टू 0। जी बेटा ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स को, प्लीज एनी क्वेश्चन, आंसर करेंगे तो मैं आगे चलूंगा बच्चों, बैठना नहीं है यहाँ पर, मुझे बताना है साथ साथ। सर जी ये ऊपर टी और क्यू जो है इसको हम एक्स और वाई कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन में एक्स और वाई है ही नहीं, आपके क्वेश्चन में क्यू और टी है, तो आप एक्स और वाई को बिल्कुल छोड़ दें वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इन कंडीशंस को देखो जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे देखें जी, पहली कंडीशन सब्स्टिट्यूट हो गई। सेकंड कंडीशन जो मैंने बनाई है उसके लिए मुझे क्यू प्राइम चाहिए, ये क्यू प्राइम इसका मतलब है क्यू का डेरिवेटिव। अब आप ये करें, अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों इसका डेरिवेटिव ले लें। योर डेरिवेटिव शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव बेटा पहले ले लेते हैं क्योंकि मुझे क्यू प्राइम चाहिए। तो क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव, हाँ जी डेरिवेटिव्स के रूल्स क्या होते हैं बच्चों, इसका डेरिवेटिव चाहिए, C1 तो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। हाँ जी e की पावर को देखें, e की पावर -1t। अब आपको ये याद होना चाहिए कि e की पावर के डेरिवेटिव क्या आते हैं, e की पावर में पहले वो सेम आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पावर से। इसी तरह C2 तो कांस्टेंट है, अगली वैल्यू में आपका e की पावर -3t है, तो एक्सपोनेंशियल पहले सेम आता है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी पावर से। तो जो क्यू प्राइम ऑफ टी है, अगर मैं इसको रीराइट करूं तो बच्चों ये बनेगा माइनस, जिसको मैं शुरू में लिख रहा हूं C1 e टू द पावर -t माइनस ये 3 टाइम C2 e टू द पावर -3t। डेरिवेटिव्स क्यों लिया, ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको ये प्राइम चाहिए, ये कंडीशन चाहिए आपको क्यू प्राइम ऑफ 0 वाली। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 0। तो अब आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे क्या बनेगा, इट्स एक्चुअली क्यू प्राइम 0, दिस इज -C1 e टू द पावर 0 -3C2 e टू द पावर 0, क्योंकि t को 0 सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, क्यू प्राइम ऑफ 0 की एक वैल्यू यहाँ लिखी हुई है बच्चों, वो 0 है ये, तो मैं यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज -C1 एंड -3C2। ये बेटा आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आखिरी काम जो आपने करना है, आपको पता होना चाहिए मेरे पास 2 इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके आपने वैल्यू निकालनी है C1 की और C2 की। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्विंग 2 और 3। याद रखें विदाउट प्रैक्टिस तो ये क्वेश्चन बच्चों नहीं होंगे, देखेंगे तो सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, सॉल्व नहीं होंगे आपसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। C1 + C2 = 1, ये आपकी इक्वेशन है।
और दूसरी है -C1 और -3C2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली कांस्टेंट्स का, यानी ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास क्या बन जाएगा, C2 - 2C2 इज -2 टाइम्स C2 और 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। और जो आपके पास C2 का आंसर है वो आपके पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, एक और कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए जो C1 है। यू कैन चूज एनी इक्वेशन फ्रॉम हियर, कोई भी कर लें, मैं 2 कर लेता हूँ। तो 2 के ज़रिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग 2 आपके पास थी जी C1 + C2 इज इक्वल टू 1। तो बेटा C2 की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, -½ थी, ठीक है। ये तो बेसिक अलजेब्रा है, -1/2 को वहाँ जाके प्लस कर दें, दैट इज़ एक्चुअली 3/2 आपके पास हो जाएगा। तो बच्चों अब आपने लास्ट में क्या करना है, हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो चुका है एक्चुअल में। आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें C1 और C2 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी यूजिंग 1, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या थी जी 1 आपके पास, इट्स एक्चुअली Q ऑफ T। पहले C1 आ रहा था तो C1 कितना हो गया, 3/2 e⁻ -t। फिर आपके पास C2 आएगा, C2 की वैल्यू आपके पास -½ है, इट्स -½ e⁻³ ऑफ t। बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन है जी। अब मैंने आपको यही कहा था कि इसके अंदर तो मैंने कहीं भी कोई यूसी मेथड या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज ही नहीं किया, उसकी वजह थी ये होमोजीनियस था। ये तो आपने पहले पढ़े हैं बेसिक्स लेवल पे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। ऑलराइट जी ये भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम थिंग। इसके अंदर भी ई ऑफ टी क्या है आपके पास, वो 0 है। बट इसमें एक चीज़ सिर्फ बतानी है, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो मैं इन क्विक वे मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यूज़। आपका फार्मूला मैंने कहा था आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूले में पहले इधर क्या आता है, कैपिटल L आता है। कैपिटल L की वैल्यू है 0.25। फिर आपके पास आता है d² Q/dt², ठीक है जी। उसके बाद आता है +R, इधर R आता है बच्चों, और R की वैल्यू 10 है। फिर आपके पास आता है dQ/dt आता है। फिर बेटा आगे आता है +1/c, ठीक है ना। C कितना है, ये वैल्यू है, तो 1/c कितना होगा, 0.001 इज इक्वल टू, इसमें भी लकीली हमारे पास ई ऑफ टी 0 है तो यहाँ पर ये 0 कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों, तो कोशिश करें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, तो ये जो 0.25 आपको इनिशियल में नज़र आ रहा है बच्चों, किसी तरह इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, ख़त्म करना है। ये जो 0.25 है, तो कैसे करेंगे आप, तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 0.25 पे, या अपने कैलकुलेटर में देखिएगा। इसको 0.25 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मेरे पास इक्वेशन है वो बन रही है जी d² Q/dt²। इसको रिराइट कर लेता हूँ मैं, इसको आसानी में Q'(t) लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये डबल डेरिवेटिव है, प्लस इसको भी आप वेट करो सर, आ रही है।
हाँ जी बेटा, आप लोग इधर नहीं हैं? ओके जी, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही अच्छा, है। मुझे बताइए क्वेश्चन कहाँ तक आपने देखा था? वैसे तो रिकॉर्डिंग है, चल रही है इसकी, तो ये क्वेश्चन पूरा देख लिया था आपने कि नहीं? चलें, आप इसको सुन लीजिएगा, डजेंट मैटर, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपको रिकॉर्डिंग में आ जाएगी चीज़ ना, ठीक है? 1 मिनट। अच्छा जी, हाँ मुझे बताएं, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर, आ रही ओके है। फाइन, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा, तो बाकी जो चीज़ें हैं पीछे अगर कोई मिसिंग हुई है तो आप देख लीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन था, ये देखें, ये सेकंड वाला, तो मैंने यहाँ पर ये किया है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, सिर्फ एल की वैल्यू, आर की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये मैंने सब्सिट्यूट किया फार्मूले में, और फार्मूला आपका क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे लिखा हुआ था कैपिटल एल, और यहाँ पे जो क्यू का सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, मैं इसको क्यू डबल डैश लिखूँ या डी स्क्वायर क्यू, एक ही बात है, प्लस उसके बाद आर था, क्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव था, और बेटा इधर प्लस 1/c था, इज इक्वल टू ई ऑफ टी। तो मैंने इस जगह पर सारी वैल्यूज़ को क्या किया है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखें। और फिर इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए बच्चों। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यहाँ 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0.25 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको 0.25 से डिवाइड करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको क्यू डबल प्राइम लिख देता हूँ। अच्छा, इसको 10 डिवाइडेड बाय 0.25 आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 40, और डी क्यू ओवर डी टी का मतलब है बच्चों क्यू प्राइम ऑफ टी। अपने कैलकुलेटर में देखिएगा, इस वैल्यू को जब आप 0.25 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये आपके पास बन जाएगा 4000, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने सिंपल 0.25 से जो है ना पूरी इक्वेशन को क्या किया है बच्चों, डिवाइड किया है, ठीक है? ये बात याद रखनी है आपने, ये देख लें, ये वर्किंग। अब बेटा ये फिर वही इक्वेशन है, सिर्फ मैंने समझानी क्या बात है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जब आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जब आप इसकी होमोजीनियस पार्ट लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 40 टाइम एम और प्लस 4000 इज इक्वल टू 0। तो अगेन इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो बेटा इसके इमेजिनरी फैक्टर्स आएंगे, और वो फैक्टर आपके पास ये होंगे, m इज इक्वल टू 20 प्लस और माइनस, ये आप चेक कर सकते हैं 60 इंटू आयोटा। चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या अपने कैलकुलेटर में ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, ए को 1 रखें, बी को 40, सी को 4000, तो बच्चों आपको ये वैल्यू मिलेंगी m की। और ये रूट्स कहलाते हैं इमेजिनरी रूट्स। इसकी जो फॉर्म होती है ओरिजिनल, अगर आपने पहले पढ़ी हो तो बेटा वो ये होती है अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा इंटू बीटा। याद रखिएगा बच्चों, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है एक्चुअल में। अब इसके रूट्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं याद, मैं फिर लिख रहा हूँ, अगेन आई रिपीट, बी केयरफुल। आपका क्यू और टी है, तो आपने जो क्वेश्चन लिखना है उसका जो सोल्यूशन लिखना है वो क्या लिखना है, क्यू एंड टी। अब बेटा यहाँ पर ये C1 C2 वाला नहीं काम होता, इसके रूट्स का एक रूल था, वो क्या था, e टू द पावर अल्फा इंटू टी, फर्स्ट कांस्टेंट C1, यहाँ पे बेटा पहले आपके पास कॉज आता है, कॉज ऑफ बीटा इंटू टी, प्लस अनदर कांस्टेंट C2, साइन ऑफ बीटा इंटू टी। ये आपको याद करना है बच्चों, इमेजिनरी रूट्स के लिए ये आपको याद करना है। अब मैं इसके आंसर, अब देखो अल्फा कितना है यहाँ पे, अगर आप गौर करो 20 है, और बीटा कितना है 60 है, तो बच्चों जो आपका आंसर बनेगा Q ऑफ टी का वो बन जाएगा, अल्फा कितना हो गया, इट्स 20 इंटू टी, देयर इज अ कांस्टेंट C1, बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास हो गई 60 इंटू टी, अनदर कांस्टेंट C2, और अगेन आपके पास बीटा की जो वैल्यू है वो 60 इंटू टी है। कोई भी बात है आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन के अंदर, हालांकि ये पुरानी चीज़ें हैं,
ठीक है, जो आपने पहले मैडम से इसको पढ़ा होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। पिछले क्वेश्चन में बच्चों आपके पास जो रूट्स थे वो डिस्टिंक्ट थे, ये देखें डिस्टिंक्ट रूट्स थे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट्स नहीं आता। बट आपके पास अभी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इमेजिनरी की वजह से हमें इसमें ये वर्किंग करनी पड़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों, अब आप अपनी कंडीशंस को यूज़ करना सीखेंगे। अब देखिए ये कंडीशन क्या लिखी हुई है, Q ऑफ 0 इज इक्वल टू Q नॉट, यानी जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो लिखी है Q ऑफ 0 इज इक्वल टू सम Q नॉट। अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये t की वैल्यू है बच्चों, तो t को ज़रा इस इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो क्विक वे में देखें ये बनेगा Q ऑफ 0 e टू द पावर, ये t की जगह भी 0 हो रहा है तो e पावर 0 C1 कॉज ऑफ, इस t की जगह 0 करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस C2 साइन ऑफ 0। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। Q ऑफ 0 Q नॉट के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने Q नॉट लगा दिया। समथिंग पावर 0 1 होता है, यहाँ बेटा C1 आ गया। कॉस 0 चेक कर ले 1 होता है कैलकुलेटर में, और साइन 0 0 होता है बच्चों, ये आप अपने कैलकुलेटर में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, C2 तो यहाँ से ख़त्म हो गया बच्चों, C1 की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो आपको क्या मिल गई है, Q नॉट मिल गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इस तरह का बना हुआ था कि इसमें आपकी जो C1 की वैल्यू है वो डायरेक्ट Q नॉट मिल गई है। अच्छा, अब हमें C2 भी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे सेकंड कंडीशन यूज़ करनी है, I ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में मैंने सेकंड कंडीशन को डिटेल में समझाया हुआ है, तो अब मैं उसकी वर्किंग नहीं कर रहा। अगर मैं I ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बात आपको यहाँ पे समझाई थी डिटेल में, ये देखें लिखकर कि जो एक्चुअली I ऑफ 0 है वो Q प्राइम 0 बन जाता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह I ऑफ 0 को रिप्लेस कर सकते हैं Q प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर क्या है, अब असल चीज़ आ गई है, आपको Q का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ जो डेरिवेटिव है उसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को चलाने के लिए Q प्राइम चाहिए। अब आपको प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छा आना चाहिए, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों, ये Q प्राइम ऑफ t हो गया। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लें और आप डेरिवेटिव ले लें सेकंड फंक्शन का, ऑलराइट जी। तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, थोड़ा ध्यान से लिखिए। ये तो C1 है, ये तो कांस्टेंट है, इट्स फाइन। आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो बेटा मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, माइनस साइन ऑफ 60t। मगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से डेरिवेटिव आप इस एंगल का लेते हैं 60t का, जो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस C2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लें। साइन का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास कॉस ऑफ 60t, और फिर से 60t का डेरिवेटिव लेंगे जो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखकर सेकंड का डेरिवेटिव किया है। फिर क्या होता है, प्लस आप सेकंड फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, C1 कॉस ऑफ 60t प्लस C2 साइन ऑफ 60t। ये बच्चों मैंने सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लिया है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव e पावर 20t का डेरिवेटिव हो जाएगा 20 टाइम e टू द पावर 20t। डेरिवेटिव्स मैंने पहले आपको कहा था आपके बहुत अच्छे होने चाहिए डिफरेंशियल में। अभी थोड़ा सा ये ऑकवर्ड किस्म का फंक्शन लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, इसमें अपनी कंडीशन लगा दें ये वाली, यानी t को आप 0 लगा दें। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लें, यहाँ पर डायरेक्ट भी कंडीशन लगाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं t को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ बच्चों, तो ये बन जाएगा Q प्राइम ऑफ 0। अब बेटा देखते रहे, यहाँ 0 लगा रहा हूँ तो ये बन गया e टू द पावर 0। ये जो 60 लिखा हुआ था इसको शुरू में लिख देता हूँ, अब थोड़ा साथ साथ देखते रहो। ये C1 है, अच्छा यहाँ माइनस भी है, ये 60 आया शुरू में, ये माइनस आया, ये C1 आया। अब गौर से देखें यहाँ पर t को 0 लगा रहे हैं तो एक्चुअल में ये बन गया साइन 0, ठीक है जी। ये 60 है, इसको शुरू में लिख लेते हैं, प्लस 60
ये C2 आ गया और यहाँ पे t की जगह 0 लगाएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा cos 0। ये हमने यहाँ पर इसको वाइंड अप किया। अब आगे चलें, प्लस ये देख सकते हैं आप इन द सेम वे C1 cos 0, ये 0 हो गया बेटा। अच्छा चलें, थोड़ी स्पेस की वजह से हम इसको नीचे ले जाते हैं, प्लस आगे आपके पास था C2, ये बच्चों आपके पास हो गया अगेन sin 0 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू e⁻0। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंडीशंस को पुट करेंगे तो बहुत ध्यान से करना है, कोई एक चीज़ भी मिसिंग करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। q प्राइम 0 की वैल्यू 0 थी, अब मैं क्विक वे में करूँगा समथिंग पावर 0 1, साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, cos 0 1 होता है। तो मेरे पास बच क्या रहा है, थिंक अबाउट, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बच रहा है -60 इंटू C1 प्लस, सॉरी C1 भी नहीं होगा, ये तो एवरीथिंग इज 0। यस, क्योंकि जब बेटा ये साइन 0 0 हो रहा है तो 0 सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब है आपकी पहली सारी वैल्यू 0 हो रही है। प्लस इसको देख लें 60 इंटू C2 क्योंकि cos 0 1 होता है। अच्छा आगे चलते हैं, प्लस cos 0 आपको पता है 1 होता है और sin 0 सारा 0 होता है। ये टर्म ख़त्म हो गई, सिर्फ यहाँ से बचा C1, ठीक है जी। और ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आप देख सकते हो, ये 20, राइट, ये 20 यहाँ आ गया। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो बच जाएगा। तो आप इसको देखो, ये आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 60 इंटू C2 20 इंटू C1। अब आपको यहाँ से प्रीवियसली आपको किसकी वैल्यू मिली हुई थी, यू कैन सी C1 की, जो Q0 थी। तो C1 की वैल्यू इधर लगा दो बच्चों, इट्स 60 इंटू C2 20 इंटू Q0। और यहाँ से बस मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, C2 की वैल्यू निकालनी है। 20 को उधर ले जाएं, सो इट्स -20 Q0 इज इक्वल टू C2 इंटू 60 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -20/60, यानी आपके पास ये आ जाएगा 1/3 और साथ क्या आ रहा है, Q0। तो बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यू गेट योर आंसर, राइट। सो यूजिंग 1, तो बच्चों 1 क्या थी, 1 आपके पास लिखी थी Q ऑफ t इज इक्वल टू e⁻20t। यहाँ C1 आ रहा था और C1 की वैल्यू जो निकली है वो निकली है Q0, राइट जी। C1 था, आगे था जी cos ऑफ 60t, आगे C2 आ रहा था और C2 की ये वैल्यू है 1/3 Q0 और आगे आ रहा था साइन ऑफ 60t, राइट। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आखिरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो आपने ट्राई करने होंगे खुद ही, यही कंप्लीट आपका RLC सर्किट की तैयारी होगी। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसमें पिछले क्वेश्चन में C2 की वैल्यू -1/3 आती है, +1/3 है। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कुछ लोग जागे हुए हैं तो ये माइनस आएगा, ठीक है जी, थैंक यू। ये माइनस है, ठीक हो गया जी। और यहाँ जी माइनस ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें यही वैल्यू बन रही है हमारे पास, करेक्ट। अच्छा, इसमें आई थिंक जो मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो थोड़ी सी मैंने मिसिंग की है, आपने भी सवाल पूछ लिया, तो बेटा ये एक चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें। यहाँ माइनस आता है जी, बिल्कुल, ये मुझे अभी याद आ गया। तो ये माइनस आएगा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये माइनस आएगा। एक तो ये ठीक कर लें, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों, इसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई। ये अभी मेरे जहन में आ गया क्योंकि ये मिस्टेक थी एक, क्योंकि वो 0 ही करेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें सारी की सारी आपकी ठीक है। अच्छा, इससे लास्ट क्वेश्चन क्विक वे में करते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी राइट साइड 0 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की वैल्यू 220 दी हुई है। अच्छा, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, बट फार्मूले में सिर्फ मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहाँ पर वैल्यूज़ को। अच्छा, तो क्या होता है जी आपके पास, सबसे पहले होता है कैपिटल L होता है, ठीक है। और कैपिटल L की वैल्यू इधर देख लो कितनी दी हुई है इन्होंने
2 दी हुई है, ऑलराइट। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे आप। तो कैपिटल L 2 दिया हुआ है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 बच्चों। उसके बाद होता है Q डबल प्राइम ऑफ T। उसके बाद क्या होता है जी, प्लस इधर R लिखा हुआ होता है। R की वैल्यू आप देख लें, यहां पे कितनी दी हुई है हमारे पास, हाँ जी, R इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ऐसे ही है। तो ये वैल्यू तो फिर बहुत शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन हमारे पास लकीली, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है इसके पास, Q प्राइम ऑफ T। आगे बच्चों इधर क्या होता है, 1 ओवर C, 1 ओवर C। C कितना है जी, 1 ओवर 32, यही होता है ना, इंटू Q ऑफ T। अब बेटा राइट साइड पे क्या होता है, E ऑफ T। अब E ऑफ T दिया हुआ है उसने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी दी हुई है, 220 दी हुई है। तो जो पिछले 2 क्वेश्चंस थे बच्चों, उसके अंदर E ऑफ T 0 होता था। इसको रीराइट करेंगे तो ये बनेगा 2Q डबल प्राइम ऑफ T, मिडल वाला तो 0 खत्म हो गया। इसको ऊपर ले आएंगे बच्चों, ये बनेगा प्लस का 32, और यहां क्या बन रहा है जी, Q ऑफ T इज इक्वल टू 220। फाइन जी। बेटा मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो कैसे बनाएं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, शाबाश, कोई बताएगा? हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी बच्चों इसकी? लेक्चर सुन भी रहे हैं कि नहीं आप लोग, मुझे पहले ही बताएं। अभी मैंने पीछे बताया कैसे बनाएं स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे सॉल्व करें उसको। बेटा मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर्स को प्रॉपर सुनो बच्चों, वरना ये तुम लोगों से नहीं होना है, ये बात याद रख लें। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ना बैठे क्लास के अंदर। तो डिवाइडिंग बाय मैं 2 कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, Q डबल प्राइम T। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपका इसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए, अदरवाइज आप इक्वेशन सॉल्व नहीं करते इसकी। 16 इंटू Q ऑफ T, और 220 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 110 आ जाएगा। तो ये आपके पास अभी तक की इक्वेशन बनी है। अब मैं क्विक वे में इसको सॉल्व करता हूँ। ये बनेगा जी m स्क्वायर प्लस 16 इंटू m इज इक्वल टू 110। रीराइट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करते थे चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे ना। अब बेटा इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी आएगा, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आएगा, क्योंकि अब इसकी राइट साइड 0 नहीं है। तो सबसे पहले इसका लिखें ना आप, एक्सिलरी इक्वेशन लिखें। तो एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इट्स एक्चुअली m स्क्वायर प्लस 16, और राइट साइड को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सो दैट्स मीन m स्क्वायर इज इक्वल टू -16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो m इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस और माइनस, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो आयोटा आएगा, 16 का अंडर रूट 4 होता है और ये 4 आयोटा आ जाएगा। अगेन आपके पास रूट्स इमेजिनरी आ गए हैं, मगर इन रूट्स को आपने इसका रियल पार्ट भी लिखना है और इमेजिनरी भी। रियल नहीं है तो मैं अज्यूम करूंगा 0 प्लस माइनस 4 आयोटा। अभी मैंने आपको बताया था किस तरह की फॉर्म है, इट इज़ लुक लाइक अल्फा प्लस माइनस आयोटा इंटू बीटा। अगेन इमेजिनरी आ गए हैं तो आपको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा जी, इसका फॉर्म लिखनी पड़ेगी। पहले भी बताई हुई थी, वो क्या होगी, Q ऑफ T e टू द पावर माइनस अल्फा T C1 cos बीटा इंटू T प्लस C2 साइन बीटा इंटू T। सब्स्टिट्यूट कर दें जी वैल्यूज़, तो Q ऑफ T क्या बनेगा बच्चों, अल्फ़ा इसमें 0 है तो यहाँ 0 आ गया, C1 cos बीटा की वैल्यू इसमें 4 है तो ये 4t आ गया, प्लस C2 साइन 4 इंटू टी। ठीक है, रीराइट करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट इसका क्या बनेगा, वो बन जाएगा जी Q ऑफ T e पावर 0 ख़त्म हो गया, C1 cos 4t प्लस C2 साइन ऑफ 4t। ये आपकी हो गई जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पीछे भी लिखा था अभी भी लिखा है इमेजिनरी रूट्स की वजह से।
अब क्योंकि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आपने निकालना होगा। अब देखो बच्चों, दो मेथड है। अगर मैंने पिछली क्लासेस ली हुई हैं तो उसमें एक मैंने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ाया था, एक मैंने यूसी मेथड पढ़ाया था। ठीक है, अब आप ज़रा सोचो कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू। राइट साइड पर कांस्टेंट है, यूसी भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने वो फॉर्म्स लिखवाई थी, अगर कांस्टेंट हो तो क्या सपोज करेंगे, कांस्टेंट ना हो तो क्या सपोज करेंगे, एटसेट्रा। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी मैंने कराए थे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर आपने किस तरह लेके चलना होता है क्वेश्चन को। तो आप किसी भी मेथड को यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या था मेरे पास, एक तो था मेरे पास मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। ठीक है, उसमें मैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम किया करता था जो आपके पास वहाँ पे था y की फॉर्म में। अच्छा चलें, इसको हम ऐसे करते हैं, पहले यूसी मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप इसको खुद भी देख सकते हैं, आप पिछली क्लास मेरा देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूजिंग यूसी मेथड। अच्छा, यूसी मेथड में बेटा कुछ रूल्स जो थे वो मैंने आपको बताए थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि आपका यहाँ पर बच्चों जो राइट साइड है ना वो कांस्टेंट है। देखो ये राइट साइड क्या है, कांस्टेंट है। तो यूसी मेथड के लिए आप मेरा लेक्चर ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी एक टेबल मैंने बनाया था, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी राइट साइड वाली, अगर वो आपके पास बच्चों कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, तो आपने ट्रायल वैल्यू करनी है ना वाई पी की, जो वाई पी आप सेलेक्ट करते हैं वो एक कांस्टेंट करते हैं जिसको ए कहते हैं। ये मैंने रूल बताया था आपको, बाकी रूल्स आप पढ़ें वहाँ जाके, यानी ये एक रूल मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये जो मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ ये राइट साइड है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड आपके पास है। तो यहाँ देखो आपकी राइट साइड एक कांस्टेंट है, यानी एक नंबर है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका वाई पी होगा वो ए होगा। अच्छा, अब वाई पी, यहाँ वाई पी नहीं होगा, यहाँ क्यू पी होगा, क्योंकि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्यू है। तो मैं क्या अज्यूम करूँगा बच्चों, ठीक है, ये तो रूल है ना, ये तो रूल है मेरे पास जो आप याद रखोगे। इसको साइड पे कर लें, ये लेक्चर पढ़ लीजिएगा, हमने किया हुआ है क्लास में। तो मैं क्या करूँगा, एज्यूम कर लेता हूँ बच्चों, क्या एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा Q ऑफ P है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसलिए y ऑफ P नहीं लिखना, क्योंकि y नहीं है, आपका Q है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने कहा कि Q ऑफ P को हम A रख लेते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है ना, तो हम इसके 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे हम इसका Q प्राइम P, ये 0 हो जाएगा। सेकंड करेंगे बच्चों Q डबल प्राइम P, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करें, वो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना आपकी, उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं ये ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ से पिक कर लेता हूँ। वो ये है बच्चों, ये देखें, यहाँ ज़रा सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज़ को। Q डबल प्राइम की वैल्यू 0 आ गई, वो ख़त्म हो गया, प्लस 16। ये जो Q है ना बेटा, Q ऑफ T, वो ये है, ये Q है, ये कितना है, A है, इसको A रख लें, इज इक्वल टू 110। इसका एडवांटेज अब आपको नज़र आ गया कि आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A की वैल्यू यहाँ से बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करें, आप फाइंड आउट कर लें इसी तरीके से, यू गेट योर आंसर। तो A क्या हो जाएगा बच्चों, A इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 16, या आप इसको किससे कैंसिल करेंगे ये भी देख लें। हाँ जी, तो देखिए इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, इस मेथड का सबसे बड़ा यूसी मेथड में हमेशा प्रेफर करता हूं कि बच्चों अगर आपको वैल्यूज कांस्टेंट या दूसरी नजर आए ना, तो आप पहले जो प्रेफर करें वो यूसी मेथड को करें, बाद में आप जो है ना वो बाकी मेथड को देखें जो आपके बन रहे होंगे। सबसे पहले यूसी मेथड को लाजमी देखें। तो ये आपके पास आ जाएगी 55/8 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लें इसका। तो इसका फायदा क्या हुआ, आपको किसकी वैल्यू मिल गई है, A की वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, देख लेते हैं, क्या कोई कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन के अंदर।
हमारे पास ये दी हुई है बेटा, सेक क्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्यू प्राइम 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या हमें ये कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल करनी पड़ेंगी, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर बन चुकी हैं। अब आप क्या करो बच्चों, सबसे पहले अपना क्यू ऑफ टी देखो आपका क्या बन रहा है। क्यू ऑफ टी क्या होता है बेटा आपका, मुझे बताएं। मैंने क्या कहा था, टोटल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं अगर आप यूसी मेथड यूज कर रहे हैं? तो टोटल सोल्यूशन जो आपका होगा, यानी आपका जो क्यू ऑफ टी होगा वो आपका होगा पहला सोल्यूशन, यानी क्यू ऑफ सी जनरल प्लस क्यू ऑफ पी। ठीक है, टोटल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? अब टोटल सोल्यूशन जब आप लिख रहे हैं क्यू ऑफ टी, तो ये क्यू ऑफ सी कौन सा वाला है बच्चों? वो ये है। इसको यहाँ पर हम क्यू ऑफ सी का ही नाम देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये क्यू ऑफ सी है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था जी, C1 cos ऑफ 4t। तो आप इसको लिख लो C1 cos 4t, C2 sin 4t। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये आपका यहाँ पे मुझे एक स्टेप और करना चाहिए। वो मैं ये करूँ कि जो हमने एज्यूम किया था ना Q ऑफ P ऑफ T, वो बेटा A था ना, तो A की वैल्यू यहाँ रख दो। तो ये क्या बन जाएगा, Q ऑफ P इंटू T इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 8। तो अब ये जो Q ऑफ P यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, प्लस 55/8। तो ये आपकी Q ऑफ T बन गई है। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें मिसिंग है बच्चों। वो क्या क्या है, एक C1 की वैल्यू है, एक C2 की। ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। क्विक वे में कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन है जी Q ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नॉर्मली एक ही रहती हैं, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। तो ज़रा ये लगा दें कंडीशन, Q ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब आपने T को क्या पुट करना है, 0। तो बच्चों ये बन जाएगा Q ऑफ 0 C1 cos 0 C2 sin 0, और ये चीज़ सेम रह जाएगी 55 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में पता होना चाहिए, cos 0 आपके पास क्या होता है, ये 1 होता है, sin 0 0 होता है, और Q ऑफ 0 की अपनी वैल्यू 0 थी। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ से C1 बचा, ये 1 हो गया, प्लस 55/8। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि C1 का आंसर मिल गया, डैट इज माइनस 55/8। ठीक है, C1 आ चुका है। C2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक और कंडीशन डेरिवेटिव पे है, Q प्राइम 0, तो अब आपको पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किस चीज़ का, इस फंक्शन का बच्चों। इसको आप नाम दे दें लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 का। तो डेरिवेटिव ले लीजिए, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इट्स एक्चुअली Q प्राइम ऑफ T। तो देख लें बच्चों डेरिवेटिव्स, ये है इसका जी। इसका डेरिवेटिव बच्चों cos का माइनस साइन होता है, और 4t का फिर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी -4 C1 साइन ऑफ 4t। पहले का डेरिवेटिव मैंने लिया, ये रहा, और साइन का cos हो जाएगा, 4t का 4 हो जाएगा, प्लस 4 C2, वहाँ साइन था तो बच्चों cos आ गया, cos ऑफ 4t, और लास्ट में एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करो, अपनी आखिरी कंडीशन यूज़ करो और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो यूजिंग, क्या कंडीशन है बच्चों, Q प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा T को 0 सब्सिट्यूट कर दें। तो T को 0 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा Q प्राइम 0 इज -4 C1, यहाँ साइन 0 हो गया, प्लस 4 C2, यहाँ cos 0 हो गया, और बेटा आगे तो आपके पास वो 0 ही था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो Q प्राइम ऑफ 0 की जो वैल्यू थी वो 0 है। आपको पता है साइन 0 0 होता है, ये टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे सिर्फ 4C2 बच गया। तो लकीली इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये 4C2 इज इक्वल टू 0, और C2 का आंसर यहाँ पे
0 ही आ गया। तो आपका जो कंप्लीट फंक्शन बना, लास्ट स्टेप जो बना, जो आपने ये लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है, तो 2 बिकम्स क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो बच्चों ये हो जाएगी Q ऑफ T। हाँ जी, तो देख लो, तो यहाँ था बच्चों C1 की वैल्यू -55/8 थी, -55/8, और आगे लिखा हुआ था cos ऑफ 40। आगे देखो C2 आ रहा है, C2 0 है हमारा, ये देख लें C2 0 है, तो यहाँ पे 0, उसके बाद लिखा हुआ है +55/8। तो बेटा इसको रीराइट कर लीजिएगा, 0 हटा दीजिएगा अगले स्टेप में। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये बिल्कुल ऊपर की तरह ही है, कांस्टेंट आखिर में, लेकिन इसके अंदर आपके पास आखिर में 16t आएगा। ये जो e ऑफ t है ना, जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें e ऑफ t की वैल्यू आपके पास 16t है, तो बिल्कुल यूसी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसके लिए अगर आप यूसी मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पर ये कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और मैं इसको लीनियर कह सकता हूं। आप मेरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा, हमने डिस्कस किया हुआ क्लास में। जब लीनियर होता है तो आपका जो y ऑफ p एज्यूम होगा वो होगा a टाइम t प्लस p। देख लीजिएगा जाके, अगर यूसी करना है। अगर यूसी नहीं करना तो मेरा लेक्चर को यूज़ करके काइंडली देख लें। एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ये अब आपकी मर्जी है, ये आपने खुद करना है जी। इसके मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं दूंगा, अगर आप कर लेते हैं मुझे चेक करा दें तो इट्स फाइन। एक और क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सेम है, इसमें जो e ऑफ t आपका आ रहा है वो बच्चों कोसिकेंट आ रहा है। क्लास के अंदर मैंने एक सेम क्वेश्चन कराया कोसिकेंट x के साथ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, तो बेटा याद रखें इसके ऊपर यूसी नहीं लगेगा इस पे लगाना ही वेरिएशन है आपने। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपकी राइट साइड पर आ जाएं, याद रखिएगा, अगर आपका राइट हैंड साइड में सारे के सारे ट्रिक फंक्शन हो, ट्रिक फंक्शन मीन साइन हो, कॉज हो, टैन हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, इस तरह के मैं ये कह रहा हूँ बच्चों। यानी साइन आ जाए आपके पास, कॉज आ जाए, कोशिश करें साइन कॉज पे आप वहाँ पे यूसी मेथड देखें तो मैंने उसके लिए रूल लिखा हुआ है। तो आप कोशिश ये करें कि जो ये वाले फंक्शन आए ना आपके पास, जब भी ये मैंने क्लास में कराए हैं आपको प्रीवियसली, टैन एक्स आ जाए आपके पास कोसिकेंट एक्स आ जाए, आपके पास सीकेंट एक्स आ जाए। कोशिश करें बच्चों आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही यूज करें इनके लिए। मैंने क्लास में ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कराए हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मैं आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं, एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन।